हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर। आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इससे पहले मैंने आपको साउंड चैप्टर पढ़ाया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको पिछली वीडियोस की लिंक वहाँ पर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर बिल्कुल बेसिक से, और मैं आपको ये चैप्टर पूरा कराने वाला हूँ बिल्कुल एंड तक। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। ये हीट एंड टेम्परेचर का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आपको किसी भी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो आप चैनल पे नोट्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, तो आपको वहाँ पे PDF नोट्स मिल जाएंगे। सो चलिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। मीन्स अब हम ये देखते हैं कि हीट और टेम्परेचर होता क्या है। तो हीट बेसिकली क्या होता है? हीट एक तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। हीट बेसिकली होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड ये हीट किसी भी बॉडी में होती है। तो देखिए, वी नो डैट ईच सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम सभी जानते हैं कि हर एक सब्सटेंस मॉलिक्यूल से बना होता है, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस सब्सटेंस में रैंडम मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। तो ये रैंडम मोशन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है इनके पास, ये एक क्वेश्चन है। तो इनके पास ये एनर्जी आती है बेसिकली हीट से। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम किसी भी बॉडी में कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मीन्स हम किसी भी बॉडी में हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक तरीके की एनर्जी है, तो इसमें हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में से चेंज कर सकते हैं। तो बॉडी क्या क्या करती है बेसिकली, इस एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करती है, जिसकी वजह से बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो और रैंडम मोशन भी करते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, जो हम हीट एनर्जी उन्हें प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली उसे काइनेटिक एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं, और उस जिसकी वजह से वो रैंडम मोशन करते हैं। सो द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज इट्स हीट एनर्जी। मीन्स हम हीट एनर्जी को देख तो नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करी तो हम इसका एक फिनोमेना देख सकते हैं, जो कि वो रैंडम मोशन करके दिखाते हैं मॉलिक्यूल्स। मीन्स हमने किसी भी बॉडी में हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होगा कि बॉडी उस हीट एनर्जी को एज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। दस अ बॉडी पोजेसेस हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। अब इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि ये बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं। तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है बेसिकली वो हीट एनर्जी के फॉर्म में ही होती है। मीन्स हीट एनर्जी को वो यूज़ करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। एंड आपने ये भी देखा होगा कि हम किसी बॉडी को जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसका क्या रीज़न है, देखते हैं। देखिए, व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ सप्लाइड टू द बॉडी, मीन्स हमने कुछ बॉडी में कुछ हीट प्रोवाइड करी, तो क्या होता है कि जो रैंडम मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमने जब किसी को एनर्जी प्रोवाइड करी तो वो एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं और बॉडी में रैंडम मोशन करते हैं। सो उसको यूज़ कर लेते हैं एनर्जी को। तो जब वो रैंडम मोशन करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। सो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम किसी भी बॉडी में हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर और हीट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरीके से। जिस तरीके से हम जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसका मोशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर हम इसकी हीट को विड्रॉ कर लें, रिमूव कर लें उस बॉडी से, मीन्स हम हीट निकाल लें किसी बॉडी से, विड्रॉ कर लें, तो क्या होता है, रैंडम मोशन डिक्रीज़ हो जाता है और उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो देखिए, अब यहाँ पे टेम्परेचर की बात आती है, तो टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हीट के कॉन्सेप्ट में। तो टेम्परेचर जैसे भी हम बोलते हैं, एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब ये है, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए कोई बॉडी है और उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं तो सबकी एनर्जी अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस है।
मीन्स हम उसका एक एवरेज लेते हैं, मतलब हर एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की अलग अलग एनर्जीज़ हैं, तो हम ये कह देते हैं कि जैसे कि हमने बोल दिया 35 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब उस सब्सटेंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी एवरेज एनर्जी अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस है। तो मीन्स द एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द मेजर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। सो एंड when two bodies of different temperatures are kept in contact, मीन्स हम दो बॉडीज़ जिनके टेम्परेचर अलग अलग हैं हम उनको कांटेक्ट में रखते हैं या फिर मिक्स करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हीट फ्लो होती है फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। मीन्स अगर हम कोई भी दो बॉडीज़ को जिनके टेम्परेचर डिफरेंट हैं तो उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम अ हायर बॉडी टू अ लोअर बॉडी। मीन्स हायर बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, मीन्स हीट ट्रांसफ़र होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो ये था कि किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है। मीन्स हीट ट्रांसफ़र के लिए हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि हीट और टेम्परेचर, मतलब हीट पढ़ने के लिए हमें टेम्परेचर भी पता होना चाहिए। तो दस इट इज़ द टेम्परेचर विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मीन्स जो फ्लो ऑफ हीट है वो किस तरीके से होगा, तो इसका जो मीन्स ये कौन डिटरमाइन करता है, कौन बताता है हमें कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, तो उसका आंसर है टेम्परेचर। जब तक हमें टेम्परेचर नहीं पता होगा हम ये नहीं बता सकते कि हीट कहाँ से किस तरफ को फ्लो हो रही है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ हीट। तो यूनिट ऑफ हीट बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि एक फॉर्म ऑफ तरीके की एनर्जी है, और एनर्जी की हम सबको यूनिट पता है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स। तो हीट की भी यूनिट क्या हो जाएगी, हीट की यूनिट हो जाएगी जूल्स। और इसकी एक अदर यूनिट होती है जैसे कैलोरी। जैसे कि हम लेंथ को हम नापते हैं, मीन्स मेज़र करते हैं लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर में, किलोमीटर में, और हम एक यूज़ करते हैं फुट भी यूज़ करते हैं हम। तो बेसिकली हम जैसे कि हम लेंथ की अलग अलग यूनिट रखते हैं, इसी तरीके से हीट की भी एक अलग यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं कैलोरी। तो कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी ऑफ हीट इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करने के लिए हमें कितनी हीट प्रोवाइड करना होगी, तो बेसिकली हम उसको ही कहते हैं 1 कैलोरी। एंड 1 कैलोरी होता है इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। मीन्स बेसिकली रिलेशन है जूल्स में और कैलोरी में। सो अब आप इसमें देख सकते हैं 1 कैलोरी की डेफिनेशन। 1 कैलोरी इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। और बेसिकली आप इसको 1 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। एंड द यूनिट ऑफ कैलोरी इज़ रिलेटेड टू ऐसा यूनिट जूल्स एज, मीन्स कैलोरी और जो ऐसा यूनिट हैगी हीट की जूल्स, उसमें क्या रिलेशन है, तो बेसिकली इस पर रिलेशन है कि डेट 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। इसको हम बेसिकली 4.186 होता है, बट हम राउंड ऑफ करके 4.2 रख लेते हैं। तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल्स। समटाइम्स कैलोरी इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ हीट, सो वी यूज बिगर यूनिट्स लाइक किलो कैलोरीज, वेयर इज 1 किलो कैलोरी इज 1000 कैलोरी और 4200 जूल्स नियरली। मीन्स कभी कभी क्या होता है, कैलोरी जब हीट ज़्यादा होती है तो कैलोरी की जो यूनिट होती है वो मेज़र करने बहुत छोटी होती है, इसलिए हम बड़ी यूनिट्स भी इसकी यूज़ करते हैं, जिस तरीके से जैसे कि हुई इसमें किलो कैलोरी, और 1 किलो कैलोरी होता है 1000 कैलोरी और 4200 जूल्स। सो इसमें एक और इसकी डेफिनेशन है 1 किलो कैलोरी की। तो बेसिकली देखिए जब किलो आ चुका है तो मीन्स यहाँ पे 1 kg की बात हो रही है। तो 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कोई डिफरेंस नहीं है, डेफिनेशन है, बस वहाँ पे 1 ग्राम ऑफ वाटर था और यहाँ पे 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है। तो ये इसकी एक बिगर यूनिट है हीट को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। अभी मैंने आपको हीट बता दिया, अभी मैंने आपको टेम्परेचर बता दिया, और हमने अभी इसका यूनिट्स देख ली। अब हम ये देखते हैं कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज हीट्स एनर्जी। मीन्स देखिए कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का अगर रैंडम मोशन कर रहा है तो बेसिकली वो अपनी हीट एनर्जी की वजह से कर रहा है, क्योंकि जो हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करी है वो उसको
चेंज कर लेता है काइनेटिक एनर्जी में। मीन्स या फिर आप ये कह लीजिए जो हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करी उसको वो यूज़ करता है एज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और वो मूवमेंट करता है बॉडी में। तो ये होता है हीट। एंड द क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज केप्ट इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। मीन्स अगर कोई दो बॉडी हैं जो कि आसपास रखी गई हैं और जिनका टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो जो हीट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर अंटिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज रिमेन्स द सेम, तब तक ये टेम्परेचर की वजह से ही ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस जहाँ होगा वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगी। और कैसे होगी? हीट ट्रांसफ़र होगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और तब तक होगी जब तक उसमें दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। सेकेंड पॉइंट है द ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल्स और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। ये हम सभी जानते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इसमें एक टॉपिक है इसी चैप्टर में, वो मैं भाई आपको जब टॉपिक आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। तो हम यहाँ से इसको मेज़र करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से। तो ये जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मैं आपको समझा दूंगा। और टेम्परेचर को हम बेसिकली थर्मामीटर से मेज़र करते हैं। देखिए, इट इज़ एन एडिटिव क्वांटिटी। एडिटिव क्वांटिटी कैसे? मान लीजिए जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, होममेड एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे हम एक हॉट वाटर लेते हैं, तो हमने हॉट वाटर लिया, पर हमें उस हॉट वाटर को थोड़ा उसका टेम्परेचर कम करना है, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें कोल्ड वाटर मिला देते हैं। तो मान लीजिए जैसे हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बॉइलिंग वाटर है जिसका 100 डिग्री सेल्सियस है, और कोई ठंडा पानी है जिसमें हमने 20 डिग्री सेल्सियस लिया है। तो हम जब 20 डिग्री सेल्सियस के वाटर को और हमने 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को मिला देंगे, तो उसका जो टेम्परेचर है वो समवॉट अराउंड 60 डिग्री तक आ जाएगा। मीन्स उसका एवरेज आ जाएगा। तो मीन्स जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम से थोड़ा कम हो गया, मीन्स 100 से थोड़ा कम हो गया, और 20 से थोड़ा बढ़ गया। मीन्स दोनों को जब हमने ऐड कर दिया दोनों पानियों को, तो उसका जो टेम्परेचर आया है रिजल्टेंट वो बेसिकली एवरेज आया है। तो मीन्स एडिटिव क्वांटिटी है। मीन्स हमने दोनों को ऐड किया और टेम्परेचर एक की तरफ से गिर गया और एक की तरफ से बढ़ गया। बल्कि टेम्परेचर में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आपने 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया और आपने 40 डिग्री लिया, तो आप दोनों को मिलाएंगे तो वो एक एडिटिव क्वांटिटी नहीं है, वो एक अलग अलग क्वांटिटी और वो एडिटिव नेचर की नहीं होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। मीन्स अगर हमें किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, तो जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो बेसिकली हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। और चेंज इन हीट को हम किस तरीके से करेंगे? इस तरीके से, क्योंकि ये जो डेल्टा है इसको हम डेल्टा कहते हैं, बेसिकली ट्राइंगल शेप का होता है। तो बेसिकली ये जो ट्राइंगल है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और जब यहाँ पे क्यू लिख देंगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन हीट को। तो देखिए, तो बेसिकली हमें यही देखना है कि देखिए चेंज इन हीट क्यों? क्योंकि बॉडी का पहले भी कुछ टेम्परेचर रहा होगा, पर हमने उसे हीट प्रोवाइड करी तो उसका टेम्परेचर कुछ और हो गया। तो हमें इसी को देखना है कि ये चीज़ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, हमें ये देखना है। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि डेल्टा क्यू किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, चेंज इन हीट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला है इसमें मास ऑफ द बॉडी। मीन्स बॉडी का क्या मास होगा ये उस पर डिपेंड करता है। सेकंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल। मीन्स मटेरियल किस टाइप का है, नेचर क्या है मटेरियल का, मेटल है, नॉन मेटल है, किस तरीके का है उस पर। और थर्ड करता है राइज इन टेम्परेचर। मीन्स हमें कितना टेम्परेचर बढ़ाना है कि उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एम पे करता है मीन्स मास पे करता है, नेचर पे करता है कि किस तरीके का बॉडी है, और वो टेम्परेचर पे करता है कि हमें कितना टेम्परेचर बढ़ाना है। तो हमें एक्सपेरिमेंटली कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं। एक्सपेरिमेंटली हमें ये मिला है 1 मिनट। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटली हमें ये मिला है कि जो हीट होती है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। मीन्स जितना ज़्यादा मास होगा किसी भी बॉडी का, तो हमें उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें उतनी ज़्यादा हीट देना पड़ेगी। तो डिफरेंट मास ऑफ द सेम सब्सटेंस रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट एनर्जी टू रेज देयर टेम्परेचर बाय द सेम अमाउंट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। मीन्स हमें किसी भी बॉडी का कितना टेम्परेचर बढ़ाना है तो वो बेसिकली उसमें मास पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा किसी भी बॉडी का उतनी ज़्यादा हमें हीट प्रोवाइड करना होगी। एंड इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू रेज देयर temperature by the same amount. For example, if equal masses of water and copper are heated through 1 degree Celsius, the amount of heat required water in 10 times more than the required than the copper. मीन्स ये सेकंड फैक्टर क्या है कि बेसिकली ये टाइप ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने दो मटेरियल लिए हैं, एक लिया हमने वाटर और एक लिया कॉपर। तो वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए और कॉपर का
टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, तो जो अमाउंट ऑफ हीट वाटर में लगी है वो 10 गुना ज़्यादा लगी है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो मीन्स ये बेसिकली नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो वाटर में हमें हीट लगी है उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो बेसिकली 10 टाइम्स है जो कि हमें कॉपर में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज़ हुई है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेट इज सी। मीन्स अभी हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी। तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये अभी नेक्स्ट टॉपिक है, मैं अभी आपको बता दूंगा ये। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैं आपको बेसिकली इतना बता देता हूँ कि ये हर सब्सटेंसेस का अलग अलग होता है, इसलिए ये नेचर पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का मटेरियल को हम किस तरीके की हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पहली बात मास पे डिपेंड करता है। दूसरा ये बात करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड है इसमें डेल्टा टी। इक्वल masses of the same substance require different amount of heat energy to raise their temperature, but different amount, the amount of heat required to found is directly proportional to the temperature। मीन्स हमें जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है किसी भी बॉडी का, तो हमें उसमें उतनी ज़्यादा हीट देना पड़ेगी। तो इसके 3 फैक्टर्स हैं, पहला है मास, दूसरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड थर्ड है डेल्टा टी। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है। तो अगर हम ये तीनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें ये एक फार्मूला मिलेगा एम सी डेल्टा टी। तो एम सी डेल्टा टी, क्योंकि तीनों का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू हो जाएगा एम सी डेल्टा टी, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है सी एम डेल्टा टी। तो एक फार्मूला है, ये बेसिकली ये कितनी हीट हमें प्रोवाइड करना है किसी भी सब्सटेंस में, तो ये उसका फार्मूला है। तो इसमें से आपको कोई एक चीज़ पूछी जाएगी और बाकी की 3 चीज़ या 2 चीज़ आपको दे दी जाएगी। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल हीट कैपेसिटी। तो थर्मल हीट कैपेसिटी क्या है, मीन्स आप थर्मल हटा दीजिए क्योंकि थर्मल तो यहाँ हीट से रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली आपको हीट कैपेसिटी देखना है। अभी मैंने आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताया, अभी मैं आपको हीट कैपेसिटी बता दूँ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही है। तो फ्रॉम अ एवरीडे एक्सपीरियंस वी फाइंड दैट डिफरेंट बॉडीज रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट फॉर राइज इन टेम्परेचर। मीन्स मान लीजिए जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि वाटर है और एक कॉपर है, तो वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए और कॉपर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दोनों को अलग अलग हीट देना पड़ेगी। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि अलग अलग मटेरियल को एक सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अलग अलग हीट प्रोवाइड करना पड़ती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थर्मल हीट कैपेसिटी, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 के। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डेल्टा क्यू हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। मीन्स पहले क्या बॉडी का टेम्परेचर था और हमने जैसे हीट प्रोवाइड कर दी, तो अब क्या टेम्परेचर है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली डेल्टा क्यू, कि पहले क्या था और अब क्या था, तो डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन दोनों बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि डिफरेंस में जो केल्विन में डिफरेंस आता है और जो सेल्सियस में डिफरेंस आता है टेम्परेचर का, वो बराबर होता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे और करके लिखा हुआ है। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसका ये जो टेम्परेचर मीन्स उसका जो फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ हीट रेज्ड एंड राइज इन टेम्परेचर। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हीट कैपेसिटी का, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और ये हर बॉडी का अलग अलग होता है और अलग अलग हीट प्रोवाइड करने पे ये भी तब भी चेंज होता है। तो ये था स्पेसिफिक हीट, ये था हीट कैपेसिटी। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर में सेल्सियस और केल्विन में, वो बेसिकली इक्वल होता है, इसलिए हमने डेफिनेशन में 1 केल्विन और 1 सेल्सियस लिखा था। तो इफ़ द हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल इट मीन्स डैट, देखिए अगर मान लीजिए मैं आपको एक इसका मीनिंग बता देता हूँ, जैसे कि हीट कैपेसिटी हमें किसी भी एक सब्सटेंस की दी गई है 30 जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन कैसे आया, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू मतलब ये तो हीट है तो जूल्स हो गई, और टेम्परेचर की केल्विन होती है तो केल्विन इनवर्स हो गई। इसी तरीके से इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल पर केल्विन, या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं जूल पर सेल्सियस, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो केल्विन और सेल्सियस का डिफरेंस होता है वो सेम होता है। एंड
तो इसका मतलब होगा क्या, अगर मान लीजिए ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हीट कैपेसिटी ऑफ अ वेसल इज 30 जूल, तो इसका मतलब 30 जूल पर केल्विन, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट एनर्जी है उस वेसल की 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए तो हमें कितनी हीट देना पड़ेगी, मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उस वेसल को हमें कितनी एनर्जी देना पड़ेगी, हमें एनर्जी देना पड़ेगी 30 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि आपको इसका ये मीनिंग समझ आ गया होगा। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट मैं आपको बता ही चुका हूँ, जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर और 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर बराबर होता है डिफरेंस में। एंड इसकी कुछ हायर यूनिट्स भी होती हैं, 1 किलो कैलोरी, और तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। इसकी कुछ कॉमन यूनिट्स हैं, तो ये तो बिगर यूनिट्स हैं, आप देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अभी हमने देखा था हीट कैपेसिटी, अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी व्हेन एक्सप्रेस्ड फॉर यूनिट मास, अभी तो हम पूरे बॉडी के लिए देख रहे थे, पर जब हम एक एक यूनिट मास के लिए देखने लगे, मीन्स जिसका मास 1 हो, अगर हम ऐसे सब्सटेंस के लिए देखने लगे, मीन्स अगर हम देखिए अभी हमने क्या किया था, एक सब्सटेंस लिया और हमने उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखी, पर उसी सब्सटेंस की अगर हम पर मॉलिक्यूल या फिर पर मास के लिए, मतलब 1 यूनिट मास के लिए अगर हम हीट कैपेसिटी देखेंगे तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए इसमें क्या है, मैंने अभी आपको बताया हीट कैपेसिटी है पूरे सब्सटेंस की, पर अगर हम उसे अपने उसके मास से अगर हम उसे डिवाइड कर देंगे, मीन्स उसका कितना मास है उससे डिवाइड कर देंगे, तो पर मास के लिए मीन्स 1 यूनिट मास के लिए हमें मिल जाएगा कितना आएगा। मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है जिसमें मान लीजिए, जैसे मैं बता दूँ, जैसे कि 40 जूल्स है, किसी भी सब्सटेंस की पूरी हीट एनर्जी 40 जूल्स है, तो हमें पता है जैसे उसका, जैसे मतलब मान लीजिए उसमें जो मास है उसका 20 है, मीन्स 20 किलोग्राम की कोई बॉडी है, 20 किलो की कोई सब्सटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हीट एनर्जी 40 है, तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2, मीन्स अगर ये 20 किलोग्राम है तो मीन्स 1 किलोग्राम के लिए कितनी इसमें हीट होगी, मीन्स इसी सब्सटेंस का अगर हम 1 किलोग्राम ले लें तो उसमें कितनी हीट होगी, उसमें हीट होगी 2 जूल्स। तो इसी तो मीन्स अगर हमें पूरी बॉडी की हीट पता है कि कितनी हीट कैपेसिटी उसे चाहिए किसी भी 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए, और अगर हम उसे यूनिट मास के लिए अगर हमें निकालना हो तो हम पूरी बॉडी के मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमें 1 यूनिट मास, मीन्स मान लीजिए अगर 20 kg की कोई बॉडी है, तो अगर हमें 1 किलो के लिए निकालना है, 1 kg के लिए निकालना है, तो हम उसकी पूरी बॉडी से के मास से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो कैपिटल सी है वो है बेसिकली हीट कैपेसिटी, पूरी बॉडी को कितनी हीट कैप चाहिए, और अगर हमें पर यूनिट मास के लिए निकालना तो हम उसे स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और हम उसे मास से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका भी सेम फार्मूला बन जाता है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि ये लिखा हुआ है और ये वर्डिंग में लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल सी है हीट कैपेसिटी, मीन्स पूरी बॉडी को कितना चाहिए, और स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और एम है बेसिकली मास ऑफ द बॉडी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सो हम दूसरे, in other words we can say that the specific heat capacity of a substance is the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of that substance through 1 डिग्री सेल्सियस। मीन्स हीट कैपेसिटी में क्या था कि हम पूरे सब्सटेंस की देख रहे थे, पर हम अब क्या हैगा, हम उस सब्सटेंस का जो एक यूनिट मास होगा हम उसकी सिर्फ देख रहे हैं हीट कैपेसिटी, इसलिए हम उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे पूरा मास यूज़ किया गया था, यहाँ पे यूनिट मास यूज़ किया गया है, तो जिसको हम कह सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए जब हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना मीन्स हमें यूनिट मास की हीट निकालना है, तो बेसिकली देखिए पूरी हीट मीन्स अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, हमने कितनी एनर्जी दी है, और राइज इन टेम्परेचर एंड अपॉन मास, तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आएगा, डेट इज़ डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी इंटू डेल्टा टी। एम है यहाँ पे मास, सी है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड डेल्टा टी है टेम्परेचर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं भी आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता दूंगा, तो यहीं से वो फॉर्मूला आया हुआ है। अगर आपसे कोई कहता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी किसी सब्सटेंस की मान लीजिए 1.6 जूल पर ग्राम पर किलो पर केल्विन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट एनर्जी हमें 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए पड़ेगी, हमें चाहिए पड़ेगी 1.6। ये इसका बेसिकली एक स्टेटमेंट है, तो अगर ये क्वेश्चंस में लिखा होता है तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। सो इसका एक फार्मूला होता है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, एम सी इंटू डेल्टा टी, वेयर एम इज़ द मास, सी इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर।
एंड यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की? अभी मैंने आपको बताया अगर आप सी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा डेल्टा क्यू अपॉन मास इंटू डेल्टा टी। तो क्यू की यूनिट क्या होती है जूल्स, एंड मास की क्या होती है केजी इनवर्स क्योंकि ऊपर चला जाएगा एम, एंड टेम्परेचर की क्या होगी सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। तो दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन में जिस तरीके से टेम्परेचर दिया हो आप उस तरीके से उसकी ऐसा यूनिट यूज़ करेंगे। और इसी कुछ ये बिगर यूनिट्स हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली। चलिए अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं जो कि है डिस्टिंक्शन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसे याद रख लीजिए। एंटायर बॉडी मीन्स पूरी बॉडी का कितना टेम्परेचर हमें बढ़ाना है उसके लिए ये हीट कैपेसिटी है। वेयर एज ये सिर्फ यूनिट मास के लिए है। मीन्स मान लीजिए अगर 20 kg की कोई सब्सटेंस है तो पूरा 20 kg का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितने हीट देने हैं, तो ये होती है हीट कैपेसिटी। पर उसी 20 kg में से उसी सब्सटेंस का अगर हमें 1 kg का सिर्फ बढ़ाना है, यूनिट मास का बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये मास पे डिपेंड करती है और ये मास पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि इसे तो सिर्फ यूनिट मास से मतलब है, 1 से मतलब है। जैसे अगर मान लीजिए ग्राम में है तो मुझे 1 ग्राम बढ़ाना है, और अगर कोई बॉडी का जो मास है वो केजीज में है तो सिर्फ 1 kg बढ़ाना है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर केल्विन, और इसकी होती है जूल पर केजी पर केल्विन। पर केजी क्यों? क्योंकि फिर भी ये यूनिट मास की बात हो रही है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी अपॉन मास, वेयर इसमें होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस पर क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। जिस तरीके से हम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, इसी तरीके से हमें हीट को मेज़र करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का यूज़ करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बेसिकली बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स जैसे कि हम एनर्जी को कहते हैं ना ही हम उसे बना सकते हैं ना ही हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे चेंज कर सकते हैं। सेम ये हीट के लिए भी है। तो हीट भी क्योंकि एक तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसलिए हीट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो क्या है इसमें देखिए, व्हेन अ हॉट बॉडी इज मिक्सड और केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड बॉडी हीट एनर्जी। देखिए अगर मान लीजिए कोई हॉट बॉडी है और एक कोई कोल्ड बॉडी है जिसको ने मिक्स कर दिया या फिर कांटेक्ट में रख दिया, तो क्या हुआ हीट एनर्जी पासिस फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। मीन्स जो हीट एनर्जी है वो पास होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, क्योंकि हॉट बॉडी का टेम्परेचर होगा हाई और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर होगा लो। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये ट्रांसफ़र किस तरीके से होगी हॉट बॉडी टू लो कोल्ड बॉडी टिल बोथ द बॉडीज अटेन दी सेम टेम्परेचर। ये कब तक होता रहेगा ट्रांसफ़र हीट का? तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। इफ़ नो हीट एनर्जी इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। मीन्स हम ये मान लेते हैं इसमें कि जो भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो सराउंडिंग्स में नहीं जा रही है। मीन्स अगर हॉट बॉडी ने हीट एनर्जी रिलीज़ करी तो पूरी की पूरी कोल्ड बॉडी ने ले ली। मीन्स इसमें लॉस कुछ नहीं हो रहा है एनर्जी का, हम ये मानते हैं। तो इसमें क्या होता है हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी। मीन्स हॉट बॉडी ने कितनी एनर्जी लूज़ कर दी तो उतना ही तो गेन कर लेगी कौन सी बॉडी? कोल्ड बॉडी। तो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। तो इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है कि इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। जितनी हॉट बॉडी ने लूज़ करी एनर्जी उतनी ही कोल्ड बॉडी ने गेन कर ली। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस ए है जिसका मास m1 है और हीट कैपेसिटी c1 है एंड जो उसका टेम्परेचर है वो T1 है, और एक अनदर सब्सटेंस है B जिसका M2 है मास, T2 है टेम्परेचर एंड उसका फाइनल टेम्परेचर। मीन्स इसने T1 है ए वाली का और उसने कुछ हीट एनर्जी को लूज़ कर दिया तो उसका टेम्परेचर T आ गया, कम हो गया, क्योंकि मान लीजिए जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है और एक का 60 डिग्री सेल्सियस है। तो इसने अगर हीट एनर्जी लूज़ करी तो ये कुछ 60 पे आ जाएगा, और मीन्स इसका एवरेज ले लीजिए आप 80 ले लीजिए, तो ये बेसिकली 80 पे आ जाएगा जब ये हीट लूज़ कर देगा, और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि ये इससे हीट लेगा तो इसका भी 80 आ जाएगा। तो टोटल दोनों बॉडी का सेम आ जाएगा 80। मैंने ये एवरेज लिया है बेसिकली।
तो यहाँ पे ये एवरेज जैसे मैंने 80 लिया तो यहाँ पे लोन है T लिया है। तो फॉल इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस है मीन्स ठीक है, जो पहली बॉडी है जो कि हॉट बॉडी है ए बॉडी, तो उसका T1 टेम्परेचर रहा होगा, उसने हीट एनर्जी को लूज़ करा और फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर T हो गया। इसी तरीके से बी बॉडी का T रहा होगा, उसने कुछ मीन्स अब तो उसका T हो गया, पहले T2 था पर उसने हीट एनर्जी को गेन कर लिया तो अब उसका T हो गया, मीन्स बढ़ गया टेम्परेचर, तो इसलिए हमने T को पहले लिया है। मीन्स पहले मान लीजिए 60 था तो अब 80 हो गया, तो 80 माइनस 60 बेसिकली यही लिखा हुआ है। तो हीट लॉस्ट बाय ए मीन्स हीट ए ने कितनी लॉस कर दी, तो हम पता है हमें इसका फॉर्मूला C/M डेल्टा टी। तो M1 C1 और डेल्टा टी कितना मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, तो पहले था T1 फिर लूज़ करा मतलब हीट को लूज़ कर दिया तो टेम्परेचर T हो गया, तो ये फॉल कितना हो गया T1 माइनस T2। सेम इसी तरीके से ये B के लिए भी लिखा है, पर B के लिए जो राइज इन टेम्परेचर है वो किस तरीके से पहले रहा होगा T2, पर उसने हीट को गेन कर लिया तो T आ गया, तो T बड़ा होगा और T2 छोटा होगा तो T माइनस T2। तो इस तरीके से ये आ चुका है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को फॉलो कर रहा है मीन्स हीट लॉस्ट बाय ए इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय बी, तो ये इस तरीके का कुछ फॉर्मूला आ जाएगा। मीन्स M1 C1 T1 माइनस टी इज इक्वल्स टू M2 C2 T माइनस T2। तो इसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली, इसमें से कुछ एक अननोन रहता है और कुछ नोन रहते हैं हमें, तो हम अननोन क्वांटिटी को यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं इस फॉर्मूले से।